वेलकम एवरीवन। काफ़ी नाम शायद नहीं लिए गए होंगे। ऑल क्लियर, ग्रेट। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, अगर आपको अभी भी मेरी वीडियो विजिबल नहीं है, रिफ्रेश करने से विजिबल हो जाएगी। बाकी सभी को वीडियो ऑडियो क्लियर है। स्टार्ट करें। ग्रेट, ऑल गुड। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑन लिबर्टी तक डिस्कशन किया था। अभी हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑन डेमोक्रेसी एंड वुमेन, ये 3 पार्ट कंप्लीट करने, साथ में जो PYQs आए हुए हैं वो करने, तब हमारा JSML कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट थिंकर पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड। सौरभ कह रहे हैं कि he has taught JSML in his whole neighborhood। क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, वी कैन डेडिकेट टू द वर्क ऑफ JSML। कैसे, अभी बताता हूं कैसे। देखो, इससे पहले लॉक ने ये तो कहा था, हमने जाना था लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ये आपके नेचुरल राइट है। लेकिन लिबर्टी में भी कई तरह की लिबर्टी आती है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर इतनी डिटेल में बात नहीं की गई थी। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लॉक में बात हुई, लेकिन डेमोक्रेसी के बारे में इन डिटेल JSML में बात हुई। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मिल का मानना है कि एक नेसेसरी ह्यूमन कंडीशन है, मतलब इसके बिना ह्यूमंस अपना बेस्ट नहीं कर सकते। नेसेसरी ह्यूमन कंडीशन। उनका मानना है कि अगर आप इसको सप्रेस कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहे हो, रिफ्यूट कर रहे हो कि यार जो मैं कह रहा हूं वही सच है, बाकी इसका कोई काउंटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उसका मतलब है यू आर इक्वेटिंग योरसेल्फ टू गॉड। क्योंकि गॉड ही हैं जिनके लिए कहा जाता है यार गॉड इज इनफैलिबल, मींस गॉड कैन नॉट गो रॉन्ग। देयर मस्ट बी सम रीजनिंग बिहाइंड whatever is happening in the world, God। लेकिन अगर आप गॉड नहीं हैं तो मतलब गलती हो सकती है, तो दूसरे को बोलने का राइट मिलना चाहिए। एक नेसेसरी ह्यूमन कंडीशन है। इस नेसेसरी ह्यूमन कंडीशन के थ्रू ही लोगों की पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब लोगों की पर्सनालिटी डेवलप होती है तो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, और अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं तो भाई स्टेट ग्रो करती है। याद है मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि नो स्टेट कैन एवर बिकम ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन इंडिविजुअल्स। अपने लोगों को लगाम लगाकर, उनको सब्जुगेट करके कोई स्टेट महान नहीं बन सकती। प्लस एक इसका एक यूटिलिटेरियन लॉजिक भी है, और आप सबको पता है कि भाई ये तो यूटिलिटेरियन है। ये तो कहते हैं कि भाई जो सेटिस्फैक्शन है दैट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर लिबर्टी। याद है लास्ट क्लास में बोला था यूटिलिटी अबव लिबर्टी, याद आ रहा है? तो यार ये तो यूटिलिटेरियन है, तो अगर आपको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगी जो आपकी नेसेसरी ह्यूमन कंडीशन है, तो मुझे बताइए आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? हैप्पीनेस इंक्रीज होगी। तो इस लॉजिक से भी जरूरी है। उन्होंने कहा जो अगर आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट दे भी दी, मतलब ही इज सेइंग कि एब्सोल्यूट दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट,
और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ ये एब्सोल्यूट नहीं है। याद करो, लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि देखो भाई, थॉट एंड एक्सप्रेशन, इनकी जो फ्रीडम है उसको मिल क्या मांग रहे हैं कि यार इसको तो देखो एब्सोल्यूट कर दो। एब्सोल्यूट का मतलब है इस पे तो कोई लगाम रखो ही मत, जो जो बोलना चाहता है बोल दो, बोलने दो। हाँ, जो एसोसिएशन वाली बात है, हाँ जो एक्शन वाली बात है, इस पर जो फ्रीडम है उस पर आप कुछ इंटरवेंशन कर सकते हो, क्योंकि वो सीधा हार्म प्रिंसिपल में आ सकता है। तो मतलब अगर जेसमिल को लगाएं करंट कंटेक्स्ट में, वो कह रहे हैं कि यार ज्यादातर क्या होगा, 9 जो क्रैंक्स होंगे, जो मैड लोग होंगे, वो जो उल्टी सीधी बात करेंगे, कोई उल्टी सीधी बात उन्होंने बोल भी दी, एक्सप्रेशन कर भी दिया, तो दीज पीपल आर हार्मलेस इडियट्स। देखो कितनी खूबसूरत बात करें, हार्मलेस इडियट्स हैं ये लोग, कोई इनसे टेंशन नहीं है। लेकिन वन जो है, चाहे वो मैड भी हो, लेकिन जो 1% है इनमें से, वहां से ट्रुथ इमर्ज हो सकता है। ये तो हार्मलेस इडियट्स हैं, तो अगर इनको फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे भी दी तो इनकी बात की कोई इतनी वैल्यू होगी नहीं। लेकिन 1% जो आप सप्रेस कर दोगे, अगर इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे, तो वहां से तो ट्रुथ इमर्ज हो सकता था कुछ बेटर, राइट? लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं बात कहूं तो क्या हम एग्जैक्टली इसको फॉलो कर रहे हैं, जेसमिल को? बताइए। अगर मैं करंट का कोट करूं, आर्टिकल 19 कोट करूं, क्या हम इसको एब्सोल्यूट राइट मानते हैं? अरे नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमने सब क्लॉज 2 जोड़ा हुआ है, जिसमें कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। याद आ रहा है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। हम कंप्लीट फ्रीडम एक्सप्रेशन पे नहीं दे रहे, तो यहां पर हम एग्री नहीं करते जेसमिल के सब्स्टिट्यूट वाली बात पर। थॉट पे है, ठीक है भाई, एक्सप्रेशन पे नहीं। चलिए जी, ये बात क्लियर है। कितने लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यू आया है जेसमिल का, ये सोक्रेटिस से इंस्पायर्ड है? लग रहा है जो फ्रीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लग तो रहा है। कारण ये देखिए क्या बात कर रहे हैं, ट्रुथ कैन इमर्ज, तो अल्टीमेटली ये क्या है? ये तो सोक्रेटिक ट्रेडिशन की बात है। सोक्रेटिक ट्रेडिशन में ऐसा कहा जाता था, और हमें पता है कि जेम्स मिल के फादर जेम्स मिल ने बचपन से सोक्रेटिस प्लेटो की बुक थमा दी थी जेम्स मिल को। सोक्रेटिक ट्रेडिशन में कहा जाता है कि डायलेक्टिक्स इज द वे। डायलेक्टिक्स मतलब डिबेट, और डिबेट कब अच्छे से होगी? तब अच्छे से होगी जब आपके अपोजिट में कोई डिबेट कर रहा है, उसके आपने उसको बोल रखा कि मुझे अगर कुछ उल्टा सीधा कहा तो सीधे शूट कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा, नॉक नॉक हो जाएगी घर पे, तो किस बात की डिबेट हो पाएगी भाई? है कि नहीं? तो डिबेट डायलेक्टिक्स तभी हो पाती है जब फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती है, और डिबेट एंड डायलेक्टिक्स से ही हमें ट्रुथ का पता लगता है। मतलब वही कह रहे हैं कि जिसको सोसाइटी आज मैड मानती है, वहीं से ट्रुथ इमर्ज होता है। तो मैड को भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार मिलना चाहिए। सोचो, एक टाइम पर दुनिया कह रही थी कि यार धरती फ्लैट है। कैप्लर, गैलीलियो जैसे लोगों ने अपनी थियरी दी, कहा नहीं क्या बात कर रहे हो, लोगों ने कहा पागल हैं यार ये लोग। एक टाइम पर कहा गया कि इंसान उड़ नहीं सकता, राइट ब्रदर्स ने कहा उड़ सकता है, लोगों ने कहा पागल हैं ये लोग। यानी कि अगर कोई भी डिफरिंग ओपिनियन रखता है आपसे और आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट का, आपकी जो लर्निंग है लाइफ की, वो केवल उसको उसके सिचुएशन में फिट नहीं बैठता, तो अल्टीमेटली यू आर फूल, दैट पर्सन इज नॉट फूल, यू आर फूल। और आप देखना, पीपल आर फूल एट डिफरेंट लेवल, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो। कारण, क्योंकि हर कोई इस तरीके से जी रहा है कि मैं जो जानता हूं, मैं जो मानता हूं वही सच है,
और अगर कोई घर में, ऑफिस में, सोसाइटी में, डिपार्टमेंट में, कहीं पर भी ऐसा है जो आपके बिल्कुल अपोजिट व्यू दे रहा है, तो यू फील अ बिट इनकन्वीनियंट, मतलब आपको लगता है कि यार अनस्टेबल, इनसिक्योर, कि यार ये तो गलत है यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। लेकिन अगर आप डिबेट करेंगे ओपनली, तो अल्टीमेटली अगर वो गलत है तो वो चुप हो जाएगा, क्योंकि यू आर एबल टू कन्विंस दैट पर्सन। हो सकता है कन्विंस ना हो, बट अल्टीमेटली आपके थॉट्स ज्यादा क्लियरर होंगे इफ यू विल हैव लॉजिकल आर्गुमेंटेशन। इफ विल जस्ट क्लोज दैट पर्सन, कट ऑफ दैट पर्सन, फिर तो आर्ग्यूमेंट हुआ ही नहीं ना, फिर तो ट्रूथ इमर्ज ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसका क्या बेनिफिट कह रहे हैं वो, कह रहे हैं इसमें देखो दो केस बैठते हैं। पहला, अगर अदर पर्सन इज रॉन्ग तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायलेक्टिक्स के रूल में, डिबेट के रूल में, that other person will get enlightened या might get enlightened कि हाँ यार मैं गलत था, ये जो सारे लोग कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। enlighten and stop, shift his views। या फिर दूसरा हो सकता है, if other person is right, अगर दूसरा बंदा सही था तो भाई वो तो वैसे भी उसको तो बोलने देना चाहिए था क्योंकि वो सही था, देन इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ऐसी तो कोई भी सोसाइटी ग्रो होती है। अगर 100 साल, अगर 200 साल पहले जिंदगी जैसे चलती थी वैसी चलती रहती, अगर सब कुछ हम वैसे ही सच मानते रहते। इवोल्यूशन का मतलब ही है कि चीजें बदल रही हैं, और बदलते वही लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं स्टेटस को पर। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट चलता है, हमने सोचा यार ट्रांसपोर्ट तो बस ऐसे ही चलता है, तो कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे ही चलाते रहना तुम। जो उसको क्वेश्चन करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ नया हो सकता है, ये 3 घंटे का सफर 20 मिनट में हो सकता है, जो थॉट प्रोसेस को चैलेंज करेंगे, उसके बियॉन्ड भी वो ट्रुथ को देखेंगे, वही कर पाएंगे। और ऐसी सोसाइटी इवॉल्व होती है। तो इवोल्यूशन के लिए डायलेक्टिक्स डिबेट जरूरी है, देन इट्स एन अपॉर्चुनिटी। और मिल कहते हैं यू कैन नॉट सप्रेस ट्रुथ, मतलब यू कैन नॉट स्टॉप ट्रुथ टू इमर्ज, यू कैन नॉट स्टॉप ट्रुथ टू इमर्ज। मतलब वो तो ट्रुथ तो ऊपर आएगा ही आएगा। देखो जो सच है उसमें देरी हो सकती है, यू कैन नॉट स्टॉप ट्रुथ टू इमर्ज, यू कैन ओनली डिले। जो तुम कंट्रोल कर रहे हो सोसाइटी को, यू कैन ओनली डिले। ट्रुथ शैल इमर्ज। जिस आइडिया का समय आ गया, उस आइडिया को मेजर आइडिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रुथ शैल इमर्ज, वो आएगा ही आएगा। आपको देखना है कि आपको कितनी जल्दी उसको मानना है, राइट। तो इस वजह से जरूरी है कि आप अलाउ करो डिस्कशन, डिबेट को। प्लस उनका मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये बेसिस है डेमोक्रेसी का। राइट, डेमोक्रेसी का बेसिस यही है। डेमोक्रेसी बिना इसके हो ही नहीं सकती। व्हाई? अब जरा इनके देखते हैं व्यूज ऑन डेमोक्रेसी। बहुत अच्छे व्यूज हैं और कुछ व्यूज गड़बड़ भी हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। इनके हिसाब से, इनके कंटेक्स्ट में वो ठीक थे, ठीक है। वो कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बेस है डेमोक्रेसी का। क्यों? डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल। जब तक वो ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि मैं इसको वोट करना चाहता हूं, मैं इस बात को सही मानता हूं, तब तक डेमोक्रेसी चल कैसे पाएगी?
है कि नहीं? चलिए, तो सबसे पहले तो डेमोक्रेसी है क्या? तो आप कहेंगे सर हमने तो बचपन में पढ़ा हुआ है, अब्राहम लिंकन की फेमस स्टेटमेंट, डेमोस मतलब पीपल और क्रेसी मीन्स रूल, राइट? तो मिल कहेंगे बहुत भोले हैं आप लोग, क्योंकि सबका रोल डेमोक्रेसी में नहीं चाहिए। मतलब वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट नंबर। आप कहेंगे सर डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर ओनली। भाई जिसके पास ज्यादा वोट उसकी सरकार बनेगी, यही तो होती है डेमोक्रेसी। तो मिल कह रहे हैं बस यही तो तुम भूल कर रहे हो। डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट नंबर, डेमोक्रेसी इज अबाउट राइट आर्ग्यूमेंट। सही आर्ग्यूमेंट किसका है, वैसे उसी सही आर्ग्यूमेंट से लॉ बनना चाहिए, उसी से स्कीम बननी चाहिए, वो डेमोक्रेसी होती है। उसी में बेटरमेंट ऑफ ऑल होगा। डेमोक्रेसी और टायरनी में डिफरेंस ये है, वो कहते हैं टायरनी समझते हो, जहां पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ऐसा रूल टायरनी। कह रहे टायरनी में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो, हिटलर का एग्जाम्पल देता हूं आपको। तो हिटलर ने डेमोक्रेसी को एक लेडर की तरह इस्तेमाल किया और फिर लोगों के जो राइट्स हैं, जो जर्मन लोग थे ज्यूज, उनसे उनके राइट छीन लिए। तो डेमोक्रेसी जो टायरनी होती है, अथॉरिटेरियनिज्म होता है, उसमें आपके राइट छीन ले जाते हैं, जबकि डेमोक्रेसी में आपके राइट्स मौजूद होते हैं, योर राइट्स आर इंटैक्ट। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट राइट, अबाउट नंबर, डेमोक्रेसी इज अबाउट राइट आर्ग्यूमेंट। अब आप कहेंगे राइट आर्ग्यूमेंट देगा कौन? लोग ही तो देंगे। किस तरह की डेमोक्रेसी की बात करते हैं? वो कहते हैं कि जो बेस्ट है डेमोक्रेसी, बेस्ट मॉडल, वो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसे देश में हो जहां पर पीपल आर ऑल्सो इवॉल्व्ड, नॉलेजफुल, दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट, इग्नोरेंट लोग नहीं। वहां जाकर डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बने, वो बेस्ट है। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। एक तो स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, हर किसी में ना तो इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, कैसे लॉज बनने चाहिए, और ना ही उनके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है। तो इस वजह से जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, बेस्ट प्रैक्टिकेबल, वो क्या है? वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लो और आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पर लॉ बनाए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या जेएस मिल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में होंगे, यस और नो? भाई ये मॉडर्न थिंकर हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में होंगे? कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो। देखिए आंसर देखिए क्या है, वोटिंग। इनका कहना है कि वोटिंग में ना, पहली बात तो सबके लिए नहीं होनी चाहिए वोटिंग। वोटिंग का क्राइटेरिया बेस्ड हो एजुकेशन पर, प्रॉपर्टी पर, उसके प्रोपोर्शनल में जो आप टैक्स दे रहे हो उस पर। ये तो वही वाला क्राइटेरिया हो गया जो ब्रिटिशर्स बिलीव कर रहे थे। इसी की बेसिस पे इवन इंडिया में जब उन्होंने फाइनली इलेक्शंस कराए भी प्रोविंशियल लेवल पे, तो उसमें करीब 10% के आसपास पॉपुलेशन ही थी भारत की जिसको वोट करने की पावर मिली थी। कुछ लिंक हो रहा है, किसके आइडियाज थे वो? जेएस मिल। जेएस मिल कहते हैं हर किसी को वोट देने की पावर बेवकूफ़ी है। कह रहे हैं कि जो पुअर है, जो इलिटरेट है, उसको पता ही नहीं है क्या है गवर्नमेंट, क्यों है गवर्नमेंट, कैसा लॉ बने कैसे नहीं, उसको आपने इतनी बड़ी पावर दे दी। ये तो डेमोक्रेसी की बेइज्जती कर दी आपने। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वेटेड वोटिंग होनी चाहिए।
वेटेड वोटिंग का मतलब समझते हो? मतलब इसमें भी लोगों की कैटेगरी हो, जैसे कि अगर एजुकेशन, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी शो करती है कि अगर आपने खुद अर्न करी है, प्रॉपर्टी क्लास से हो, तो यस यू वांट टू हैव स्टेक्स इनटू द स्टेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जिसके पास कुछ नहीं है और जिसके पास बहुत कुछ है, तो जिसके पास बहुत कुछ है उसके अंदर एक सेंस ऑफ कमिटमेंट रहेगा फॉर द बेटर वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर सिस्टम अनस्टेबल हुआ तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी जाएगी। वो टैक्स इतने दे रहा है तो वो चाहेगा कि यार जितने मैं टैक्स दे रहा हूं मुझे पता होना चाहिए मेरे टैक्स के बदले हो क्या रहा है देश में। जो टैक्स बहुत कम दे रहा है उसको लग रहा है कि यार मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो बताओ मुझे एडिशनली तुम क्या दे रहे हो, गवर्नमेंट ये बता दो बस। लेकिन जो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, उसको पूछना है बताओ भाई सर्विसेज कौन सी दे रहे हो आप मुझे, क्योंकि यहां तक सर्विस स्टेट का कॉन्सेप्ट पॉपुलर होने लगा था। लॉक एंड मिल तक सर्विस स्टेट का मतलब कि स्टेट जो गवर्नमेंट है ये सर्विस स्टेट की तरह है, हमने पैसा दिया है, हमें सर्विसेज चाहिए, सीधी बात। तो विच सर्विसेज वी आर गोइंग टू गेट, तो यानी कि इसका तो स्किन इन द गेम जिसको हम कहते हैं वो किसके लिए होगा, किसके पास ज्यादा होगा, जिसके ने भाई टैक्स ज्यादा दिया है कि नहीं? क्लियर बात? यस। नाउ तो इसी वजह से मतलब वेटेड वोटिंग ऐसी होगी कि जैसे मान लो आप वोट डालने गए, यस, तो आप जैसे वोट डालने गए तो आपने ईवीएम पे, जैसे वहां तो बैलेट होता था, हमारे देश में भी काफी समय तक बैलेट ही चला, तो आप वोट डालने गए तो आपने बटन प्रेस किया तो एक वोट काउंट हो रही है, और मान लीजिए फिर कोई और गया जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, उसने वो वोट बटन प्रेस कर रहा है, 5 वोट काउंट हो रही हैं। फिर मुकेश अंबानी जी गए, वो पता नहीं बीपी करे जा रही है मशीन, रुक ही नहीं रही 1 घंटे तक। तो कहने का मतलब ये हुआ वेटेड वोटिंग में हम वोटिंग का जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा दे देते हैं उसको जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, जिसके पास एजुकेशन ज्यादा है, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ऋषभ पाल एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम आवर एंड, बाकी सब स्टूडेंट्स को क्लियरली वीडियो चल रही है नाउ। तो वेटेड वोटिंग का मतलब क्या है? मोर वोट्स या वोटिंग पावर to individuals basis of education, basis of property, और ज्यादा जोर उनका प्रॉपर्टी पर था। फिर एक है प्लूरल वोटिंग। प्लूरल समझते हो? एक से ज्यादा। वो कह रहे हैं कि जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो आपकी प्रॉपर्टी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो आपके पास वोटिंग पावर। मींस वोटिंग पावर should be available in each constituency to individual in each constituency wherever they have property. कॉन्स्टिट्यूएंसी समझते हो ना? एरिया जहां से एमपी चुना जाना है, wherever they have property. अब इनसे पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं भाई जहां जहां उसकी प्रॉपर्टी, आप लिमिट मत करो, नॉट लिमिटेड टू वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप लिमिट मत करो, जहां जहां उसकी प्रॉपर्टी वहां वो चाहेगा यार सिक्योरिटी रहे, स्टेबिलिटी रहे, तो उसके स्टेक्स तो हाई होने चाहिए वहां पे, है कि नहीं? तो जहां जहां प्रॉपर्टी है वहां वहां उसको वोट की पावर होनी चाहिए। अभी लगने लग गया होगा आपको यार ये तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट दिख रहा है हमें यहाँ पे, है कि नहीं? सही दिख रहा है आपको? थर्ड, प्रोपोर्शनल वोटिंग, या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके थ्रू वो क्या कहना चाह रहे थे कि जो माइनॉरिटीज हैं
उनकी पॉपुलेशन जितनी है तो उस पॉपुलेशन के बेसिस पर उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिले लेजिस्लेचर में। वो मेजोरिटेरियन के फेवर में नहीं है। उनका कहना है कि भाई अगर मान लीजिए 5%, 6%, 7% है माइनॉरिटी, तो कम से कम 5, 6, 7% है, तो कम से कम इस बेसिस पर उनकी कुछ सीट तो मिले। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये है मेजोरिटी, यहां पर भी मेजोरिटी है, इनकी मेजोरिटी है, फिर कुछ ये है माइनॉरिटी, कुछ एरिया में यहां है माइनॉरिटी, कुछ यहां है, कुछ यहां है, फिर कुछ दूसरे माइनॉरिटी हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। अब सोचो इन सीट पे इलेक्शन हो, तो अब इस सीट पे इलेक्शन से जो मेजॉरिटी है उसके हर एक सीट पर जीतने के चांस ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए। यहां से आप कैंडिडेट उतारो, यहां से कैंडिडेट, यहां से कैंडिडेट, तो यहां पर ये जो कैंडिडेट हैं इस वाली कम्युनिटी के, हो सकता है ये कैंडिडेट जीतते रहे भाई, क्योंकि इनकी वोट तो बहुत कम है। यस और नो, है कि नहीं? तो इस वजह से जो माइनॉरिटी है, तो कम से कम उनकी पॉपुलेशन अगर है कम, तो उनके प्रोपोर्शन में उन्हें कुछ सीट लेजिस्लेचर में दे दो, जिससे उनके लिए भी ये डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन को एनहेंस करो। थोड़ा क्लास में लैग आ रहा है, 2-3 स्टूडेंट्स आर सेइंग, तो आई थिंक आप थोड़ा रिफ्रेश करके देख लो। वैसे एवरीथिंग इज सेट फ्रॉम हियर। हाँ कर दो। प्लीज कंफर्म, अभी वॉइस क्लियर है मेरी? अभी लैग नहीं आ रहा होगा? क्लियर है? आप एक बार कमेंट सेट कर दीजिए। थैंक यू। ठीक है, ऑल क्लियर। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिपीट करो, मैंने कहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन यू आर एंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, सीधी बात है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन अगर हम एंश्योर करें रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब तरीका उसमें कई हो सकते हैं, लेकिन आइडिया यह है कि क्योंकि जिनकी है पॉपुलेशन कम, उनका भी रिप्रेजेंटेशन एंश्योर हो जाए, ये हमारा एक फोकस होना चाहिए। ये जेएस मिल का कहना था, ठीक है। अब उसके कई तरीके हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट भी तरीका होता है, आप हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू कर सकते हो। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में इस पे नहीं बोल रहा, क्योंकि है तरीका वो भी अचीव करने का, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ना, मतलब जब हम रिजर्वेशन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ना मेजोरिटेरियन सिस्टम के थ्रू अचीव किया जाता है कुछ सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन एट लेवल ऑफ लेजिस्लेचर। तो इस वजह से आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हमने ये सीट एलोकेट कर दी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट अलग इस वजह से है सौरभ, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट में उन पर्टिकुलर सीट पर केवल वही लोग वोट करेंगे जिनके लिए वो सीट बनाई गई है। जैसे सेपरेट मतलब अलग, इलेक्टोरेट का मतलब है वोटर्स। अगर मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है तो मतलब उन 3 सीट के लिए केवल मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा और मुस्लिम ही वोट करेंगे, तो वो हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। और रिजर्वेशन का मतलब होता है इफ 3 सीट्स आर फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी से एससीज, तो उस पर कैंडिडेट एससी होगा लेकिन वोट कोई भी कर सकता है, ठीक है। नाउ ये हो गया। फोर्थ, एक और बात कहते थे कि ओपन बैलेट सिस्टम होना चाहिए। ओपन बैलेट सिस्टम मतलब कि क्लियर कट होना चाहिए कि भाई कौन किसको वोट दे रहा है, आराम से आप क्लियर कट रख सकते हो, इसमें कोई सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि ट्रस्ट ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी ये इंक्रीज हो जाए।
बैलेट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बैलेट पेपर पर आप वोटिंग प्रेफरेंस लगाते हैं, तो अब फिर उसको आप रखते हैं, फिर उसकी काउंटिंग होती है, निकल कर आता है, तो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, देयर शुड नॉट बी एनी सीक्रेसी. मीन्स देयर आर पार्टी कैंडिडेट्स देयर, देयर आर other people there, and in front of them you are actually putting vote to whoever is your choice. There should be a clear message to the representative of the party that yes, you have to improve, to have faith of this particular voter in your favor. तो इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा होना चाहिए. लेकिन इसके एक डिमेरिट भी है, जैसे अगर ओपन बैलेट होता है तो दिक्कत ये आ जाती है कि हो सकता है कि दूसरा वाला पार्टी जो है जीत गया, अब वो उससे बदला ले, उसके काम ना करे, राइट? यस. चलिए, ये तो आपको बात पता लग गई क्या कह रहे हैं ये. लेकिन अभी डेमोक्रेसी पे एक क्वेश्चन आया था, तो डेमोक्रेसी हमें थोड़ा सा और जानना होगा, सारा क्या क्या वो बोल रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं. जेसमिल को कहा जाता है रिलक्टेंट डेमोक्रेट. रिलक्टेंट डेमोक्रेट. एक्चुअली रिलक्टेंट डेमोक्रेट ये बने कैसे? कहा जाता है इसमें एलेक्सिस डे टोक्वेल एक अदर स्कॉलर थे. उन्होंने अमेरिका की डेमोक्रेसी पर अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे. उस पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने बताया कि कैसे डेमोक्रेसी का आइडिया जितना अट्रैक्टिव लगता है, जितना साउंड लगता है, इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा वैसा नहीं होता. देयर आर सम पिटफॉल्स एज वेल. तो इसी वजह से मतलब जेसमिल डेमोक्रेसी के आइडिया को बचा कर रखना चाहते थे. बचा कर रखना इन द सेंस वो चाहते थे कि कहीं डेमोक्रेसी का आइडिया फेल ना हो. आप कहीं पर डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कर दें जो देश, जो एरिया डेमोक्रेसी के लिए बना नहीं है, और आप फिर क्रिटिसाइज किसको करेंगे? डेमोक्रेसी को करेंगे. डेमोक्रेसी खराब है. अरे डेमोक्रेसी खराब नहीं है, तुम्हारा देश तैयार नहीं था डेमोक्रेसी जैसे आइडिया के लिए. तो रिलक्टेंट डेमोक्रेट क्यों कहा जाता है? तो ही इज अ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बट ही इज रिलक्टेंट टू ब्रिंग डेमोक्रेसी और इंप्लीमेंट डेमोक्रेसी एवरीवेयर. एग्जाम्पल, जैसे फॉर बैरबेरिक सोसाइटीज, बैरबेरिक एरियाज जहां पर सिविलाइजेशन नहीं है, जैसे कि जेसमिल कहते हैं कि इंडिया, चाइना, ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस रही हैं. बट नॉट सिविलाइज्ड एज ऑफ नाउ. जेसमिल के टाइम पर ओके ना, एंशिएंट में सिविलाइजेशंस, ग्रेट सिविलाइजेशन रही हैं इंडिया और चाइना. जैसे हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन कहते हैं कि इंडिया एंड चाइना आर सिविलाइजेशनल स्टेट्स. एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक कई ऐसी चीजें जो कंटिन्यूटी रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी सिविलाइजेशन की. तो जेसमिल कहते हैं यार ठीक है, पास्ट तुम्हारा अच्छा रहो, लेकिन भाई प्रेजेंट में हो तुम, प्रेजेंट में हो बैरबेरिक, सिविलाइज नहीं हो. कैओस है अगर ब्रिटिशर्स चले जाएं तो वहां से, राइट? तो ये उनका कहना है. तो बैरबेरिक सोसाइटीज के लिए, अनसिविलाइज्ड के लिए, देख रहे हो क्या कह रहे हैं मैं, अनसिविलाइज्ड के लिए डेमोक्रेसी नॉट सूटेबल. कह रहे हैं यहां डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी, ये डेमोक्रेसी चला नहीं सकते ये लोग, ऐसा इनका कहना है. कितने लोगों को लगता है कि यहां पर जो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए पहले देश तैयार होना चाहिए, सोसाइटी तैयार होनी चाहिए, वहीं डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी? तो कितने लोगों को लगता है कि जेसमिल इज रॉन्ग हियर, जस्ट मेंशन रॉन्ग, कि जेसमिल तुम ज्यादा गुरूर में हो, रिलक्टेंट डेमोक्रेट बन रहे हो. रिलक्टेंट यानी कि अलाउ नहीं कर रहे हो कि डेमोक्रेसी जगह जगह हो, ऐसा अपने व्यूज में, लेकिन तुम रॉन्ग हो. ठीक है, तो काफी लोग रॉन्ग कह रहे हैं. इमोशनल हो गए आप, ठीक है. चलो एक और पॉइंट देता हूं आपको. इंडिया को कहा जाता है आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी. आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब कि बीच में इंडिया तो डेमोक्रेसी रहा, लेकिन इंडिया के आस पड़ोस में देखो क्या है. पाकिस्तान, कहां डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुई आज तक? वहां कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर तक पूरा नहीं कर पाया. इतने मिलिट्री कू, आईएसआई आर्मी का दखल, प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल देते हैं. अगर सीजीआई, सीजे ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अगर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो जाता है या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल देता है कुछ पॉइंट, तो उनकी चीफ जस्टिस का ही बेटा गायब हो जाता है.
और कोई कुछ नहीं कर पाता। ये तो हाल है। इधर बांग्लादेश देख लो, देख ही रहे हो आप, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है ना, इस पूरे साल में हमने देखा। श्रीलंका देख लो, जनता जो है प्रेसिडेंट के घर में ही आ गई, और जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनको वहां से निकलना पड़ा। नेपाल देख लो, 3 कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह तो डेमोक्रेसी क्राइसिस में लग रही है। म्यांमार देख लो, बिल्कुल म्यांमार सही एग्जांपल दिया। म्यांमार में देख लो मिलिट्री कू, वहां इलेक्शन होता है, सरकार बनती है, फिर मिलिट्री कहती है चलो सरकार बन गई तुम्हारी, अब चलो जेल में चलो तुम। वो कह रहा है नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। प्राइम मिनिस्टर हो तो चलो तुम हाउस अरेस्ट हो जाओ, घर में रहो अपने। घर से बाहर निकल गए तो कहीं के नहीं रहोगे। ये चल रहा है। तो जेसमिल की आत्मा सोचती होगी कि मैंने कहा तो सही था। ये इंडियंस मुझे क्रिटिसाइज करते रहते हैं अपने आंसर्स में लिख लिख के कि नहीं इंडिया को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बैरबरिक कह दिया। जेसमिल कह रहे हैं कि यार मेरे लॉजिक को तो समझो। कुछ सोसाइटीज डेमोक्रेसी के लिए नहीं बनी होती, मतलब उन सोसाइटीज को इवॉल्व करना होता है। जब वो इवॉल्व हो जाती है तब जाकर वहां पर डेमोक्रेसी सूटेबल होती है, नहीं तो वहां डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, राइट। यस। तो जेसमिल का ये आइडिया है, डेमोक्रेसी नॉट सूटेबल इन बैरबरिक अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज। उनका कहना है कि सबसे पहले होना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये प्रीकर्सर है, ये पहली स्टेज है जो होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे कि रेस्पेक्ट करो लिबर्टीज को, रेस्पेक्ट लिबर्टी ऑफ अदर्स। और अगर लिबर्टी को रेस्पेक्ट आप नहीं कर पा रहे हो, फ्रीडम ऑफ अदर्स या आप रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो माय फ्रेंड नॉट सूटेबल। अभी इशू है, रेस्पेक्ट करो इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को। ये तीनों आइडियल्स हैं, ये होने चाहिए वहां पर। तो जब तक ये नहीं होगा, समझ लो अभी डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो सोसाइटी में आई नहीं है। अच्छा, कभी आपने ऐसा सुना है कि यार कोई किसी देश में गया और वो कह रहा है कि यार वहां इंसान की बड़ी वैल्यू होती है, अगर मुझे परेशानी थी तो पीपल वर सेंसिटिव अबाउट दैट, government system was sensitive about that in some nations. I'm not talking all Western nations. In some nations people are very sensitive about other person's pain, other person's issue. Government representative will actually consider कि यार ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इसको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि इस पर्सन की बात है। पर्सन छोड़ो, जानवर का भी, ठीक है। लेकिन वही लोग फिर कमेंट करते हैं यार इंडिया में वैल्यू नहीं है इंसान की, इंडिया में इंसान गायब हो जाए और आप जाएं पुलिस के पास तो हो सकता है कि थोड़ा अनवेलकमिंग आपको कुछ सुनने के लिए मिल जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यस क्योंकि ये बिल्कुल सही है, सिड कह रहे हैं सर 140 करोड़ की परवाह कैसे ही करेंगे, इतनी जनता है, सप्लाई ज्यादा है तो इस वजह से वैल्यू फिर कम हो ही जाती है, राइट। तो यहां पर वैल्यू कम है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ये कम है। और ऐसा केवल इंडिया में ही नहीं, बाकी जगह पर भी देखा जाता है, ऐसा इनका मानना है। ये जेसमिल के व्यू हैं, मतलब ये मेरे व्यू नहीं है, ठीक है। कहीं इस क्लिप को हटा के कहो कि सर इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें देखो रियलिटी चेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर रियलिटी चेक नहीं करेंगे तो अगेन हम उसी स्टेज पर जा रहे हैं। जेसमिल जो कह रहे हैं कि अगर आपने मान लिया है कि आप सही ही हो तो मतलब यू आर कंसिडरिंग दैट यू आर इनफैलिबल, यू आर गॉड, है ना। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेन क्रिटिसिज्म, इट्स अबाउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कुछ जगह पर ज्यादा प्रॉब्लम है, इंडिया में कम प्रॉब्लम है, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको इंप्रूव होना है कि नहीं। यस, बिल्कुल सही।
तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जब डेवलप हो जाएंगी, जो कि वेस्ट ने, फॉर एग्जांपल ये ब्रिटेन में थे, आप सबने देखा है कि ब्रिटेन कैसे इवॉल्व हुआ है। याद करो, हॉब्स के टाइम पर पुरिटन रिवोल्यूशन था, हमें चाहिए डेमोक्रेसी, हमें चाहिए डेमोक्रेसी, अपने राजा को खत्म कर दिया, लो मिल गई डेमोक्रेसी, फिर चल नहीं पाई उनसे डेमोक्रेसी, दोबारा से राजा आ गए, उनके पास सारी पावर आ गई, फिर उसके बाद ग्लोरियस रिवोल्यूशन आया, हमें चाहिए डेमोक्रेसी, तो क्राउन ने कहा लो यार तुम डेमोक्रेसी लो। अब ये इस बीच डेमोक्रेसी के प्रति जो अवेयरनेस है वो बढ़ गई थी। इस बीच ये पता लग गया था कि हाँ, इफ पीपल आर गोइंग टू हैव active participation in government process via their representative, then it can be the best practicable form of government. They can put a check, they can put accountability over administration. तो वो वैल्यूज वहां पर उस स्ट्रगल से डेवलप हुई हैं। तो every society has to go through this churning phase, and if someone has not gone through that churning phase and then directly आपने उसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे दी, तो वो चल नहीं पाएगी, वहां पे स्ट्रगल होंगे। वो क्या कह रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट बताता हूं इस पर। वो कहते हैं डेमोक्रेसी नॉट अ फ्री गिफ्ट, ये मुफ्त का गिफ्ट नहीं है, इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, सोसाइटी में सवाल इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर उसके जवाब होते हैं, धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप होती है कि हाँ हमें ऐसा चाहिए चाहिए, तब जाकर ये मिले, तो ही वो अच्छे से चलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो किसी चीज को पाने के लिए आपने स्ट्रगल किया और फिर आपको मिले, तो उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी। और जिस चीज के लिए आपने कोई स्ट्रगल नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं किया, तो ना तो आपको उसके बारे में कुछ जानकारी, बस ऐसी फ्री गिफ्ट आपको मिल गया, तो क्या ही करोगे आप उसका, है कि नहीं। सो दैट्स द लॉजिक। ये बात क्लियर हुई। अब इसी में ऐड करता हूं, तो क्या वो सजेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बार्बरिक सोसाइटीज हैं उनके लिए बेस्ट है बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म, ध्यान रखना ये टर्म मिल ऑन डेमोक्रेसी में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका वेलफेयर चाहे, ठीक, आपका कल्याण चाहना, बेनेवोलेंट। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आया डेस्पॉट से, मींस पावर यहां पर कंसेंट्रेटेड है, लोगों के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां वायसराय के पास है, और वायसराय ने अगर जो भी कहा, वायसराय कंसेंट्रेटेड है, जैसे यहां पर वायसराय के पास थी उस समय इंडिया में, तो वायसराय ने ऑर्डर इशू किया, और वही भाई साहब क्या बन गया, अब लॉ बन गया। जनता के पास पावर लिमिटेड। वो कह रहे हैं बेस्ट है आपके लिए, इससे ही आपका उद्धार होगा, बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। Because in barbaric societies, benevolent despotism is going to bring order, progress. वहां पर क्या करोगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ऑर्डर यानी कि स्टेबिलिटी रहेगी, प्रोग्रेस आएगी। तो दो इज कमिटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो होना चाहिए, बट डेमोक्रेसी का मॉडल जो है वो बैरबरिक सोसाइटीज के लिए नहीं बना हुआ, ठीक। यस, जैसे अभी इस क्लास से पहले, सो वन ऑफ आवर टीम मेंबर ही वाज सजेस्टिंग, सर एक वीडियो कर दीजिए यूट्यूब पर, डेमोक्रेसी इज फॉर रिच। सर इस वाले टॉपिक को सर इन डेप्थ पढ़ा दीजिए, डेमोक्रेसी इज फॉर रिच। तो फिर एक और पॉइंट ऑफ व्यू आया, रिलीजन इज फॉर पुअर। तो डेमोक्रेसी इज फॉर रिच, रिलीजन इज फॉर पुअर। तो आगे सर इस पे सर खुल के बोलिए सर, क्या दिक्कत है सर, मतलब आजकल सर लोग ऐसे ही फेमस होते हैं सर। मैंने कहा ठीक है, बट पॉइंट ये है
कि डिबेट है, तो डिबेट पे हाँ दोनों पर्सपेक्टिव आने चाहिए, वो ठीक बात है, बट ये नहीं है कि डेमोक्रेसी इज फॉर रिच। रीजन, आप इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को देखो ना, अल्टीमेटली द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग दे हैव टू कमिट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इंडिया। और ऐसा नहीं है कि आग बंद करके कमिट करना है, मेन है कि बी रेशनल एंड जस्ट लुक कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी ने वर्क किया है। ये जो आइडिया है कि डेमोक्रेसी इज फॉर रिच, ये हो सकता है वेस्टर्न आइडिया हो, मतलब रिच के लिए, सक्सेसफुल के लिए, एजुकेटेड के लिए, उन्हीं के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारा देश तो ऐसे आइडियाज में बना है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, उनका मानना था कि यार जेएस मिल के अपोज में उन्होंने बोला है खुलकर कि दैट डेमोक्रेसी शुड नॉक एट द डोर्स ऑफ पुअर पीपल, राइट? यस, democracy should knock at the doors of poor people, and democracy should have this empowerment in the life of people. So rather than people developing and getting ready for democracy, जैसे ये कह रहे हैं कि पहले लोग तैयार होंगे फिर डेमोक्रेसी आएगी, हमारा आइडिया अलग है। जैसे गांधी जी, नेहरू, ये काउंटर कर रहे हैं मिल के आइडिया को ऑन डेमोक्रेसी। इनका कहना है कि डेमोक्रेसी शुड नॉक ऑन द डोर ऑफ ईच इंडियन, हर एक इंडियन, चाहे उसमें कोई रिच हो चाहे पुअर हो, रिच और पुअर। इनका मानना है कि यह डेमोक्रेसी केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी में अपने आप में एक एम्पावरमेंट वैल्यू है। और हमारे पास इतने सारे पॉइंट है इस बात को प्रूव करने के। एम्पावरमेंट वैल्यू बताऊं कैसे? जिसके पास कुछ नहीं था, गवर्नमेंट के बारे में कोई समझ नहीं थी, लेकिन जब उसको पता लगा कि यार मेरे पास वोट होती है कुछ, तो ऐसे में वो वोट एक्सरसाइज करने गया। जब ये पता है कि यार गवर्नमेंट उसी की बनेगी जिसके पास ज्यादा वोट होंगी, मतलब जीतेगा वही कैंडिडेट, तो वो जीतने वाला कैंडिडेट चाहे उस एरिया का कोई बाहुबली था, चाहे अगर अपर कास्ट लोअर कास्ट डिवीजन की बात करें, अपर कास्ट से था, तो वो भी लोअर कास्ट के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था कि मुझे वोट दे देना, नहीं तो इतना सारा जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर किया सब वेस्ट हो जाएगा उसका। तो अपने आप में सोसाइटी में एक एम्पावरमेंट वैल्यू है कि नहीं है इसकी? बिल्कुल है। आप कुछ टाइम, आप एक काल्पनिक एग्जांपल देता हूं, तो एक देश में इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आई, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं, कुछ अदर जो मीडिया है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू वगैरह बताए कि कुछ जगह पर उस देश में जब इलेक्शन हुआ तो लोग वोट डालने गए, तो अब डर था कि वो वहां पर जो वोट है वो दूसरी पार्टी को मिलेंगी। तो कुछ लोग आए, उन्होंने वैसी खाकी जैसी ऐसी पहनी हुई थी कोई ड्रेस, और डंडा मारना स्टार्ट कर दिया, कहा फर्जी वोट डाल लो, फर्जी वोट डाल लो, भगा दिया, 2 बार भगा दिया। लेकिन जिस बंदे ने 3 डंडे खाए, तो वो चौथी बार भी शाम को 4:30 बजे आया और वोट डाल के गया। तो उससे पूछा कि भाई तुमने वोट क्यों डाली, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हारे 3 बार तो तुम, मतलब 2 बार तुम पिट चुके, 3 डंडे तुमने खाए। तो कह रहा बिल्कुल देंगे जी वोट, क्यों दोगे वोट, कि वोट हमारी पावर है जी, इसी से तो वो लोग डर रहे हैं, लेकिन वोट देंगे हम। तो यानी कि वोट एक एम्पावरमेंट वैल्यू है कि नहीं है? बिल्कुल है। उनको लगता है कि यार इससे वी आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। और किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी देश के सक्सेस का मतलब जो सोर्स है ना, वो इसी बात से है, when people feel empowered that this system can have some change, have some hope by their integration, and their integration is happening by vote, right? तो ऐसा भी होता है, राइट? एम्पावरमेंट वैल्यू है। दूसरा एजुकेटिव वैल्यू है। एजुकेटिव वैल्यू है,
rather than waiting these people are going to get educated and then they are going to vote, you should think of India. India एक successful example है कि people got educated about democracy because they were given right to vote. और इंडिया में रिच एंड पुअर आप किसी को भी देखो तो पुअर सीम्स टू बी मोर सेंसिटिव वोटर, ऐसा कहना है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का। और अगर मैं इलेक्टोरल यू कैन से वोटिंग परसेंटेज की, वोटर्स की बात करूं, वोटिंग टर्नआउट जिसको हम बोलते हैं, तो आप देखना जो गरीब आदमी है वो वोट डालने जाता है क्योंकि उसको पता है यार मैंने वोट ना डाली तो हो सकता है मेरी जो मनरेगा में नौकरी मिल रही है वो ना मिले, हो सकता है जो सस्ता अनाज मिल रहा है वो ना मिले, हो सकता है जो कहा गया है कि यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल बन जाएगा, तो हमारे गांव में एक था बंदा वो इस वजह से एक्सपायर हो गया था क्योंकि प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर था उसमें कुछ था ही नहीं इलाज करने के लिए, सब बेच के खा गए थे अधिकारी और पॉलिटिशियन। तो अब उसको लग रहा है कि नहीं अब नया हॉस्पिटल बनेगा, कोई स्कीम आएगी तो इसका डायरेक्ट फायदा होगा उसको, नया स्कूल बन जाएगा तो उसके पास पैसा, फीस देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन एटलीस्ट बच्चे पढ़ लेंगे तो उसके लिए हो सकता है लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो उसके लिए डेमोक्रेसी जो इलेक्शन है उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं rather than रिच क्लास। रिच क्लास के लिए भाई जिसकी भी सरकार हो उसके पास इतना पैसा है कि उसके रिलेशन दूसरे के साथ स्ट्रांग हो ही जाना है, उसको सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है इतनी, मतलब ठीक है स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसी वजह से वो डोनेशंस भी देगा पार्टीज को, राइट, वो पार्टीज के साथ एसोसिएशन भी रखेगा। पॉइंट इज कि उसके लिए इतना इमोटिव इशू नहीं है जितना इमोटिव इशू, इमोशन इशू गरीब आदमी के लिए है। जो मिडिल क्लास है वो वोट देता है बट उसमें भी एक सेक्शन ऐसा है जिसको जो लगा हुआ है दिन रात अपने काम करने में, तो एक दिन छुट्टी मिली इलेक्शन के नाम की तो कितने लोग वोट डालने नहीं जाते, वो सोचते हैं यार क्या ही होना है मेरे वोट से, एक वोट से क्या हो जाएगा, एक दिन घर के काम करा लूं, परिवार के साथ समय बिता लूं, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जेएस मिल को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं इन पॉइंट पर। हमारे यहाँ पर लोग एजुकेट हुए हैं अबाउट डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी नॉक्ड एट देयर डोर, एम्पावर हुए हैं बिकॉज डेमोक्रेसी नॉक्ड एट देयर डोर, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये हम काउंटर कर सकते हैं। तो अगर ये सारी बातें हो गई हो क्लियर, मेंशन क्लियर है? इसी वजह से आप देखना वोटिंग टर्नआउट में, मतलब जो ऐसे एरियाज है हमारे देश के जहां पर पॉवर्टी है उन एरियाज में वोटिंग टर्नआउट हाई देखा गया है। नॉर्थ ईस्ट के एरियाज देखो, गरीब एरियाज देखो जहां पर अभी तक मतलब मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं पहुंची, वहां पर वोटिंग टर्नआउट अच्छा देखा गया इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज। नाउ Mill's views on women. कहा जाता है कि मिल सेकंड क्लासिकल थिंकर है, मतलब मॉडर्न थिंकर है, सेकंड क्लासिकल यार जिनके व्यूज जो हैं अभी तक के जो न्यूमेरस थिंकर्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं उन सबको इन्फ्लुएंस करते आए हैं। सेकंड ऑन विमेन, क्योंकि सबसे पहले हमने प्लेटो को जाना था, प्लेटो वाज कंसिडर्ड एज फर्स्ट फेमिनिस्ट। हालांकि प्लेटो का कोर ऑब्जेक्टिव कोई विमेन का अपलिफ्टमेंट था नहीं, प्लेटो का कोर ऑब्जेक्टिव था एथेंस को आइडियल बनाना है, उसमें विमेन का अगर इस्तेमाल होगा तो समझ लो कि जो पावर है वो बढ़ जाएगी स्टेट की, राइट। लेकिन यहाँ पर जो मिल है, मिल के व्यूज में हमें एग्जैक्ट फेमिनिज्म मिलता है। एक्चुअली मिल की एक लवर थी हैरियट टेलर, बाद में बन गई थी वो हैरियट मिल। हैरियट टेलर के हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, इस बीच मिल और इनके बीच में पुराने फ्रेंड थे तो इनके बीच में लेटर्स एक्सचेंज होते थे। उन लेटर्स से मिल को इंस्पिरेशन मिलती थी अबाउट राइटिंग ऑन व्हाट शुड, मतलब हाउ शुड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन इवॉल्व रिगार्डिंग वुमेन। तो जब उनके पति एक्सपायर हो गए तो फाइनली हैरियट मिल बन गई, और मिल इस बात को कहते हैं कि सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो वर्क है इनका
उसमें हैरियट मिल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फेमस स्टेटमेंट है इनकी कि दो वी हैव रिमूव्ड ऑल काइंड ऑफ स्लेवरी, हम कहते हैं स्लेवरी हमने खत्म कर दी है, लेकिन स्लेवरी इन आवर होम इज कंटिन्यूइंग। वो कंटिन्यू चली रही है, राइट? यस। हमने इसको नेचुरल मान लिया है, मतलब ये नॉर्मल बन गया हमारे लिए। उस समय पर विमेन को वोट की पावर नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स इक्वल नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर नहीं है, इकोनॉमिक स्फेयर में विमेन ना के बराबर है। तो यानी कि पब्लिक स्फेयर में विमेन नहीं है, पर्सनल स्फेयर में उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, दे आर लिमिटेड टू हाउस होल्ड वर्क, इट्स नॉट बाय देयर चॉइस, इट्स अबाउट सोशलाइजेशन, सोशल कंडीशनिंग। तो इस बात पर मिल यहां पर लिखना चाहते थे। तो क्या व्यूज हैं फिर मिल के, देखिए क्या व्यूज हैं। मिल कहते हैं देखो जेंडर इक्वालिटी, या सीधा आप लिखो, जेंडर तो आजकल काफी इलेबोरेट वर्ड हो गया है, विमेन के लिए इक्वालिटी हमें रखनी पड़ेगी इन ऑल स्फेयर। क्यों रखनी पड़ेगी, क्या इसके काउंटर पॉइंट है? देखिए मिल कहते हैं कि यार इस वजह से विमेन इक्वालिटी नहीं रखी गई, ये कहा जाता है कि यार ये तो नेचुरल है कि विमेन सफर फ्रॉम नेचुरल इनइक्वालिटी। तो मिल कहते हैं कि देखो देयर इज अ यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस एंड इनइक्वालिटी। आप कहेंगे मतलब क्या? मतलब ये है कि देखो मेन और विमेन, नेचर ने इनको डिफरेंट तो बनाया है, ये बात तो है, लेकिन नेचर ने इनको डिफरेंट बनाया ना। डिफरेंट का मतलब इनइक्वल थोड़ा ना होता है, इनइक्वल तो हमने बनाया। डिफरेंस का तो मतलब ये है कि भाई एक ब्लैक कलर है, एक व्हाइट कलर है, हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन इसका मतलब ये तो ना ब्लैक सुपीरियर या व्हाइट सुपीरियर, ये तो हमारी कंडीशनिंग है, दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। यानी कि विमेन डू नॉट सफर फ्रॉम एनी नेचुरल इनइक्वालिटी और नेचुरल कैपेबिलिटीज। कुछ ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नेचुरल कैपेबिलिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका रोल अलग हो सकता है इन सर्टेन एरियाज, बट आप उनको रोक नहीं सकते टू पार्टिसिपेट इन अदर एरियाज। दे हैव सम डिस्टिंक्ट way to contribute to the society which society has not been allowing them। तो यानी कि नेचर ने डिफरेंट बनाया है, इनइक्वल नहीं बनाया। इनइक्वल किसने बनाया? सोसाइटी ने बनाया। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि भाई साहब बिलीफ पे ही काम करना पड़ेगा आपको, जो आपके बिलीफ हैं ये सोसाइटी ने बनाए हैं। अब दूसरा काउंटर बोल दिया गया इनको, कहा कि यार जेसमिल ये सोचो यार, ये हिस्ट्री में लगभग ऑल सोसाइटीज में, ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज, अगर विमेन को इक्वल स्टेटस नहीं मिला, विमेन को अगर हाउस होल्ड में रखा गया है, चाहे कोई वेस्ट की बात हो, ईस्ट की बात हो, तो उसमें कुछ तो रीजन होगा। भाई इतिहास में पूरी धरती पर जितने भी देश हैं, हर एक समाज में, हर एक सोसाइटी में सेम सिस्टम इज बीइंग फॉलोड, दैट मेन आर डोमिनेटिंग इन पब्लिक स्फेयर एंड women आर टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड। तो अगर हर जगह ऐसा ही चलता आया है, हर जगह, चाहे वेस्ट हो, ईस्ट हो, कहीं भी हो, तो इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ तो सहूलियतें होंगी, इसी वजह से ऐसा चलता आ रहा है। तो वाई यू नीड टू चेंज देम?
देयर मस्ट बी सम यूटिलिटी बिहाइंड इट। कितने लोग इस वाले लॉजिक को सही मानते हैं? देख रहे हैं हमारी क्लास में क्या रुख क्या है क्लास का। चलिए, अभी तक कोई भी यस नहीं मिला है, नो ही मिला है। ये ऑनेस्ट रिप्लाई दे रहे हो या फिर यू वांट टू लुक गुड इन द क्लास एंड दैट इज व्हाई यू आर जस्ट एग्रीइंग? ठीक है, देखो अब जय प्रताप, मनीष, अब आने लग गए हैं लोग। वो कह रहे हैं ये बात सही है, हिस्ट्री ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज में अगर वुमेन को हाउस होल्ड में लिमिट रखा गया है तो इसके पीछे कोई लॉजिक ही होगा। ठीक है, आप ही की क्लास के स्टूडेंट हैं, देखो ये। ठीक है ना, अब देखिए इसको काउंटर कैसे करते हैं। जैसे यहां पर ये बोला गया था वुमेन इक्वालिटी, और इसको काउंटर ऐसे किया था मिल ने, है ना। यहां पर काउंटर देखिए क्या कह रहे हैं। मिल कह रहे हैं हिस्ट्री में कितनी सारी ऐसी चीजें रही हैं जो गलत रही हैं और पूरी दुनिया में रही हैं। कितने सारे सुपरस्टिशंस रहे हैं। जैसे इंडिया का एग्जांपल मान लो आप, सती। अब सती कितने टाइम तक चलता रहा ऐसा माना जाता है, लेकिन जब तक किसी ने बदलाव की बात नहीं करी तब तक बदला गया क्या? नहीं, मतलब तब तक तो बदला ही नहीं गया। तो पॉइंट इज कि अगर हिस्ट्री में कोई चीज चलती आ रही है, इट डजंट मीन कि वो सही ही हो। मीन्स सम प्रैक्टिसेस which are continuing in history are not necessarily logically correct। जैसे कि यूरोप की बात करें जहां पर ये है मिल, विच हंटिंग होती थी। आपको पता है विच हंटिंग होती थी? यूरोप में विच हंटिंग होती थी, सुना आपने? विच हंटिंग में होता था कि जिसको लगता था कि यार कुछ अगर सोसाइटी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो ऐसा होता था कि यार कुछ लोग ना विच हैं, ठीक है, और विच फीमेल भी हो सकती थी और मेल भी हो सकता था, ठीक है। तो अल्टीमेटली उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको मार देना है। और मैं एक वाक्य पढ़ रहा था लास्ट मंथ, तो उसमें बता रखा था कि आइडेंटिफाई कैसे किया गया एक पर्टिकुलर विलेज में यूरोप में कि कौन विचेज हैं। तो गांव वालों को शक हुआ। अब वो गांव वालों को भी शक और किसको वो करते थे, जो अपनी आपसी दुश्मनी होती थी। कई बार जो जो वहां पर स्ट्रांग हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं, अगर उनके अपोज में कोई खड़ा हो रहा है तो उसके परिवार को या उसके साथ साथ देने वालों को विच डिक्लेयर कर देते थे। तो अब उनको कहा ये विच है, लेकिन अब आइडेंटिफाई कैसे हो कौन विच है? तो सबको उठा के कुएं में डाल दिया। उसके बाद भाई कुछ तो निपट गए, वहीं पे कुएं में डूब के मर गए, कुछ बच गए। तो बच गए, उन्हें बाहर निकाला, उन्हें आग लगा दी कि अच्छा यही विच हैं, क्योंकि विच ही होते हैं जो आसानी से मरते नहीं है। तो यानी कि जो बच गई हैं ये विच हैं, इनको अब आग लगा दो। ऐसी एट्रोसिटीज हैं यूरोप की हिस्ट्री में भी, इंडिया की हिस्ट्री में भी, हर जगह है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये जो काम हो रहा है यूरोप में हुआ है, ये कौन सा लॉजिक है भाई? और हिस्ट्री से चलता आ रहा है, तो हिस्ट्री से तो इतनी बुरे बुरे काम चलते आ रहे हैं, क्या उनको जस्टिफाई कर दें? तो हिस्ट्री में अगर वुमेन को हाउस होल्ड में रखा गया है, उनको लिमिट कर दिया गया, देखो हाउस होल्ड में रहना गलत नहीं है, बट हाउस होल्ड में अपनी चॉइस से कंट्रीब्यूट करना इज अनदर थिंग, एंड फोर्सिंग देम दैट यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, दैट इज रॉन्ग, राइट? तो ये गलत है। तो नेचुरल इनइक्वालिटी, हिस्ट्री ऑलमोस्ट सोसाइटीज वुमेन हाउस होल्ड। नेक्स्ट देखो, थर्ड लॉजिक बताता हूं आपको।
पैट्रियार्की मीन्स रूल ऑफ फादर, आर्की मीन्स रूल, पैट्री मीन्स फादर, रूल ऑफ फादर। ये एक्चुअली बन गया रूल ऑफ मेल, जनरली जो सीनियर मोस्ट है, इन हाउस होल्ड, इन हाउस। अब लॉजिक ये दिया गया है कि देखो जैसे स्टेट में एक के पास अथॉरिटी होती है, तो ऐसे ही ना घर में भी एक के पास अथॉरिटी हो, ठीक चलता है। मतलब जहां पर घर में जो घर का मैन होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, उसने जो कह दिया बस वही है। और दूसरी जो है जैसे विमेन है, अगर वो सबमिसिव होती है तो वही घर अच्छे से चलता है, नहीं तो नहीं चलता। कितने लोगों को लगता है ये बात ठीक है कि जिस घर में मेन की अथॉरिटी होती है और विमेन सबमिसिव होती है, जो मैन ने कहा बस उसको मानते रहो, विमेन तो मैन चाहे वायलेंट है कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करते रहो, तो क्या वो सही है? अभी कुछ टाइम पहले एक क्रिकेटर हुए हमारे इंडिया के, तो उनके फादर ने कुछ कमेंट किया, ठीक? तो अब मुझे एग्जैक्टली कमेंट तो याद नहीं है, वो वीडियो कुछ वायरल हो रही थी। तो मतलब क्या आपका ये मानना है कि जिस घर में women is having strong opinions, women is participating, taking up responsibilities, then that home, मतलब वो घर जो है वो अच्छे से चल नहीं पाएगा, राइट? विराट कोहली हमारे एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने नाम विराट कोहली रखा हुआ है, ये अपनी आइडेंटिटी छुपाकर चलना चाहते हैं, ठीक है? इनका कहना है women are chaotic in society। ये एक्चुअली चौथा अलग से पॉइंट आएगा, मैं उसमें बताऊंगा, नेक्स्ट बताऊंगा ये। अब भावना सर प्रैक्टिकली सोचो तो मे बी, भावना चोला इज सेइंग कि अगर इसमें प्रैक्टिकली सोचो तो ये सही है। चलिए अब हम तो मिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अरुणांशु इज सेइंग कि अनुष्का जो है इनको अभी मारेंगी, विराट कोहली को, क्योंकि ये कह रहे हैं हमारी क्लास में विमेन आर कैओटिक इन सोसाइटी। खैर अब काउंटर देखिए, मिल कहते हैं कि ये जो अगर जिस सोसाइटी में ऐसा है, मैं इसको बाद में लिखूंगा, पहले इसको यहां एक्सपेंड कर दूं। कह रहे हैं कि जिन घरों में ऐसा है, जिन होम्स में ऐसा है, तो समझ लो फैमिली से सोसाइटी बनती है, राइट? और सोसाइटी के ऊपर ही स्टेट है। तो अगर फैमिली में मेल सुप्रीमेसी इज बेस्ट, आप इसको सही मान रहे हो, मेल सुप्रीमेसी इन होम इज फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस, आप इसको सही मान रहे हो, तो ऐसे सोसाइटी में कभी इक्वालिटी एंड प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, वहां पर कैओस होगा। यू आर गोइंग टू सी कैओस इन सोसाइटी, एंड देन डोंट ब्लेम ऑन विमेन देन। व्हाई? बिकॉज मिल इज सेइंग, क्योंकि आपने उस घर में दिखा दिया, जो बच्चे वहां पर पल बढ़ रहे हैं, आपने उनके सामने दिखा दिया कि इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट। उनके लिए इक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, उनके लिए हमेशा यही रहेगा कि जो मेल है वो सुपीरियर है और फीमेल जो है वो इंफीरियर है। तो उनकी कंडीशनिंग जो होगी बच्चों की उस घर में, वो कंडीशनिंग वो नहीं होगी जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होनी चाहिए सिटीजन्स में। जब वो बच्चा बचपन से देखेगा कि यार जो फीमेल है, चाहे मदर है
चाहे सिस्टर हैं, उन पर घर का ज्यादा बर्डन है, और जो सिस्टर है वो भी स्कूल से आई है, और जो ब्रदर है वो भी स्कूल से आया है, बट सिस्टर इज टोल्ड बाय द दादी दैट जस्ट ब्रिंग वाटर फॉर मी एज वेल एज योर ब्रदर, तो भाई के लिए भी पानी लेकर आओ, मेरे लिए भी लेकर आओ, और उसको जाना ही है, अगर वो नहीं गई तो मतलब वो गलत है, बिकॉज शी इज अ गर्ल शी शुड टेक अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन बॉय। ऐसे ही मान लीजिए दोनों वर्किंग है, मेल फीमेल घर में, हस्बैंड वाइफ दोनों काम से आते हैं, बट हस्बैंड उसके बाद केवल टीवी देखना है, ठीक है, मोबाइल चला लिया, और वाइफ को बाकी सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है। तो ऐसे में बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा फीमेल जो है उसको जो फादर ने बोल दिया फीमेल को वो करना ही होता है, तो मीन्स फीमेल आर सेकेंडरी, फीमेल आर सच सेक्सेस विच आर मेड टू बी टेम्ड, उनको कंट्रोल करना जरूरी है कि फादर गुस्सा हो रहे हैं अगर ये काम नहीं हुआ तो ऐसे में यू विल नॉट bring us citizens who actually know the meaning of equality, and without equality there cannot be any democracy। और उसका नेगेटिव आउटकम फिर आपको सोसाइटी में दिखेगा, होम्स में इंस्टेबिलिटी कैओस दिखेगा, और सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी कैओस दिखेगा। देन दिस एंगर विल कम आउट ऑफ women in perverse ways, that's why the next statement was made। तो इस वजह से होम्स में इक्वालिटी बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इस पर एक पर्सपेक्टिव ये कहता है, हमने इक्वालिटी का जो मतलब है शायद वो भी गलत समझा है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि जो मेल करता है वही फीमेल करती है तो ही इक्वालिटी है। जैसे आपने देखा है कई जगह पर, अगर से किसी सोसाइटी में जो मेल है वो सोशल फंक्शंस में ड्रिंक करते हैं, एंड दैट इज कंसिडर्ड गुड, हाँ ये ड्रिंक कर रहे हैं। कई जगह पर प्रथाएं हैं ऐसी कि भाई ड्रिंक करना है, कराना है, और ये प्रथा है, मतलब रिचुअल्स में भी यूज होता है। तो उस सोसाइटी में अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ कि विमेन ने भी अपने कुछ प्रोग्राम्स बनाए जिसमें वो ड्रिंक करती हैं, और माना जाता है क्योंकि देखो अब मेन भी ड्रिंक करते हैं, हम भी ड्रिंक करते हैं, यानी कि नाउ वी आर बीइंग एम्पावर्ड, नाउ मतलब अब कुछ एम्पावरमेंट हो रहा है। वो शराब सिगरेट पी रहे थे, हमने भी शराब सिगरेट पिया, यानी कि अब हम एम्पावर हो रहे हैं, अब वो इक्वालिटी आ रही है ना, देखो जो पहले इक्वालिटी मिल नहीं रही थी। तो इस पर ये पर्सपेक्टिव कहता है कि यार अल्टीमेटली ये इक्वालिटी है क्या? इक्वालिटी शुड बी अंडरस्टूड इन अ कंटेक्स्ट कि यार वेमेन में कुछ ऐसी खासियतें हो सकती हैं घर में, मेल में भी हो सकती है, विमेल में भी हो सकती है, उनको समझना पड़ेगा कि कौन किस काम में बहुत अच्छा है, और जिस जिस काम में अच्छा हो दूसरा उसकी सुने। ऐसा भी हो सकता है कोई मेल है बट दैट पर्सन इज नॉट गुड इन मैनेजिंग फाइनेंसेस, तो उसको सीखने चाहिए फाइनेंसेस, और हो सकता है वाइफ इज गुड इन मैनेजिंग फाइनेंसेस, देन देयर इज नो शेम देयर टू actually share responsibilities regarding finances or financial advice or taking decisions regarding investment with wife। ऐसा हो सकता है कुछ चीजें मेल अच्छा है, तो उसमें देयर शुड नॉट बी एनी, मतलब ऐसा समझना नहीं चाहिए कि वो सप्रेशन है कि अगर मेल उस काम में अच्छा तो मेल उस काम को कर रहा है, उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, राइट। तो जेंडर इक्वालिटी शुड बी कंसिडर्ड नॉट इन टर्म्स ऑफ जेंडर कॉन्फ्लिक्ट बट इन कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर कोऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट्रीनेस, एक दूसरे के पूरक होना। नाउ फोर्थ, women nature chaotic। अब ये भी कुछ ऐसी बातें फैलाई गई, chaotic है इन सोसाइटी। मिल कहते हैं कि इफ इक्वालिटी इज गिवन देन परवर्स वेज, अगर कहीं पर आपको परवर्स वेज दिख रहे हैं कन्फ्रंटेशन के, परवर्स वेज विल ट्रांसफॉर्म। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे
बचपन में आई वेंट टू माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स होम, तो उसका नाम था अभिनव जैन, तो उसके फादर का नाम था संजीव जैन। तो उनके घर के बाहर उन्होंने नेम प्लेट लगवाई, संजीव जैन, अभिनव जैन। और जो अभिनव की सिस्टर थी वो हमसे 2 साल बड़ी थी, आयुषी जैन, उनका नाम नहीं था उसमें। तो अब हम वहाँ पे गए, तो जब हम वहाँ पे गए तो मैं और मेरा दोस्त, तो दीदी जो है लड़ रही थी उनसे, कह रही कि ये नेम प्लेट लगाई, मेरा नाम नहीं लगाया, इसका नालायक का नाम लगाया उसमें। तो अब ये हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है कि नहीं है प्रैक्टिस, कि घर के बाहर कितनी जगह पर जो घर की लड़की है उसका नाम नहीं लगा रहे, लड़के का नाम लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे भाई? कि भाई लड़की को तुम तो यार दूसरे घर जाओगी, ऐसा। वो दूसरे घर जा रही है, ये वाला घर उसका इस वजह से नहीं क्योंकि उसको उस दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जा रही है, वो वाला घर उसका इस वजह से नहीं क्योंकि तुम दूसरे घर से आई हो। तो अल्टीमेटली ऐसी सोसाइटी में वुमेन के पास चारा क्या रह जाता है? उसके नेचर के अंदर जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट फिर अलग तरीके से निकलेगा, परवर्स वेज में निकलेगा, है कि नहीं? तो ऐसे में अगर आप इक्वालिटी देंगे तो नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, राइट? सो दैट इज द पर्सपेक्टिव। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे व्यूज आपको लॉजिकल लगे होंगे मिलके। जो मिल से एग्री करते हैं जस्ट मेंशन एग्री। ठीक। अरुणांशु, फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर कहीं पर आप कह रहे हो कि विमेन के नेचर में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, परवर्स वेज यानी कि क्याओटिक आप इल्जाम लगा रहे हो, वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा है कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, मेल को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, फिर देखिए मिल क्या कह रहे हैं, इसके नेक्स्ट वाला ही पॉइंट क्या है, यहीं पे लिख लेता हूं। Women themselves accept their role as it is. There has been no demand for change. There has been no demand for change. ये एक लॉजिक दिया जाता है मिल के सामने। काउंटर लॉजिक समझ रहे हो क्या है? मतलब कितने जगह पर जो वुमेन घर में मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही है, नो ऑफ, ठीक है, लगातार कर रही हैं, सोसाइटी में उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा, अगर घर से बाहर जाना है पूछ के जाना है, कई बार मना कर दिया जाएगा, कई सोसाइटीज में ऐसा होता है। तो ऐसे में वो वुमेन खुद ऐसा अपना लाइफ एक्सेप्ट कर चुकी है, वो वुमेन के लिए नॉर्मल है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की है, मेल की नहीं है, वो उसके लिए नॉर्मल है उस वाले एरियाज में। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूएन वुमेन का एक डेटा है जो कहता है कि जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं, टोटल वर्क आवर्स समझते हो, जिसमें कि आप कोई वर्क करते हो, जिसमें कि कुछ गुड्स बना रहे हो, सर्विसेज बना रहे हो, कुछ चीजों को बेटर कर रहे हो, अगर आप ना हो तो वो काम ना चल पाए। तो टोटल वर्किंग आवर्स में से मेल और फीमेल में से फीमेल्स वर्क फॉर 2/3 ऑफ द वर्किंग आवर्स ऑन अर्थ। यानी कि दुनिया में डेली बेसिस पर जो 2/3 वर्किंग आवर्स हैं वो कौन कर रहा है? विमेन कर रही हैं। 1/3 वर्किंग आवर्स काम कर रहे हैं मेल। 99/100 of the properties are registered in the name of male. Only 1/100th property is registered in the name of female. तो जो 99/100 ये प्रॉपर्टी केवल मेल के नाम पर रजिस्टर्ड है, 1/100 केवल फीमेल के नाम पर रजिस्टर्ड है, और वर्क आवर्स 2/3। तो और वो कह रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, मतलब इट हैज बीन एक्सेप्टेड, कुछ डिमांड ही नहीं की उन्होंने। अनिरुद्ध अतरी जो है हमारे स्टूडेंट, वो कह रहे हैं सर गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए तो नहीं दे रहे ये व्यूज मिल। अनिरुद्ध, इनका तो पता नहीं,
मतलब इनका तो पता नहीं, इन द सेंस इनका ये तो नहीं है कि इस वजह से दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो बुक लिखी है, फिर इनके व्यूज़ के बेसिस पर इन्होंने डिमांड करी है कि ब्रिटेन में चीज़ें बदलें, और ब्रिटेन में इनके व्यूज़ के बेसिस पर चीज़ें बदली हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए नहीं दे रहे, जो बाद में उनकी वाइफ भी बनी। लेकिन आपका मुझे लग रहा है कि आप जो है इन व्यूज़ को इस्तेमाल कर सकते हो किसी को खुश करने के लिए, लेकिन पता है जिसके व्यूज़ सतही होते हैं ना, वो यूज़ कर देता है, तो भांडा फूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हकीकत जो है सामने आ ही जाती है, और जब वो हकीकत सामने आती है तो बड़ी भयावह होती है, तो थोड़ा सावधान रहें आप। खैर, देखिए इनका काउंटर क्या है कि विमेन ने डिमांड नहीं करा, तो मिल इस पर कहते हैं नो, डिमांड्स हैव बीन रेज्ड इन पास्ट। कितनी बार विमेन ने डिमांड को पास्ट में रेज किया है, चाहे वो वोट की बात हो, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो। तो जो फेमिनिस्ट हैं वो डिमांड करते रहे हैं, तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरा, कितनी जगह पर विमेन एक्सेप्ट कर लेती हैं उसको अपनी नियति, और प्लस वो विमेन ही हैं जो अपनी बेटियों को ट्रेन करती हैं टू बी विमेन लाइक देम, टू बी मोर रिजर्व्ड, लिमिटेड, नॉट हैविंग बियॉन्ड अ लिमिट एस्पिरेशंस, डू सैक्रिफाइसेस, ऐसा। तो वो कह रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि वो है सोशल कंडीशनिंग उनकी। जैसे बाद में जाकर आप पढ़ोगे फेमिनिज्म में साइमन डे बेवर को, वो कहती हैं कि नो वन इज बॉर्न विमेन, वन इज मेड विमेन। तो जो उनकी कंडीशनिंग होती है गर्ल चाइल्ड की, वो बताती है कि वो कैसे आगे जाकर रोल अदा करेगी। ठीक है, चलिए, तो ये पांचों पॉइंट मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गए हैं। तो अल्टीमेटली मिल क्या कह रहे हैं, मिल वोटिंग राइट के फेवर में है, मिल प्रॉपर्टी राइट्स को बराबर करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या था कि विमेन के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो पाती थी। अगर हस्बैंड वाइफ है, उनकी अकेली बेटी है, तो दामाद के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर होती थी, और उसके बाद अगर डाइवोर्स हो जाए तो डाइवोर्स वाज क्वाइट टफ, डाइवोर्स रूल्स लॉज वर क्वाइट टफ। ये टफ होते थे। मैरिटल रेप पर भी बोला है जेस मिल ने। मैरिटल रेप समझते हो ना, मैरिज में भी फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने बोला है। ठीक है, मैरिटल रेप, दे शुड बी लॉ ऑन दिस। दूसरा, पब्लिक स्फेयर में ओवरऑल पार्टिसिपेशन, पब्लिक स्फेयर में यानी कि जॉब्स में, पब्लिक स्फेयर मतलब यहां पर जॉब्स में पार्टिसिपेट कराओ, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कराओ, राइट, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्फेयर, हर जगह पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करो। वो कहते हैं इसके दो बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 1, you will be able to double the capability of society। अगर women भी साथ में आ गई तो आप सोसाइटी की कैपेबिलिटी को डबल कर सकते हो। दूसरा, men work better, मतलब मैन ज्यादा डिसिप्लिन हो सकता है इन द कंपनी ऑफ वेमेन। समझ आई बात? यानी कि अगर वेमेन आसपास होती हैं तो मैन थोड़ा तहजीब गरीब में रहते हैं, तहजीब में रहते हैं, ठीक है, और बेटर काम करते हैं। दैट इज लाइक बायोलॉजिकल थिंग, एंड एट सोसाइटी लेवल वी कैन हार्नेस दिस। क्लियर है बात? यस। तो अगर सब कुछ है क्लियर, फिफ्थ पॉइंट बता दें। इनका कहना है कि विमेन ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था अपना रोल, और कोई वो चेंज की डिमांड करती नहीं है। मतलब जो घर में विमेन है वो उसी को अपनी नियति मानती हैं, ऐसे ही होता है, ऐसा उन्होंने पहले से देखा है, तो
वो कुछ चेंज करना ही नहीं चाहते, उनको लगता है यही सही है, ऐसा ही होता है। तो वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, इससे पहले कितनी सारी वुमेन ने ऐसा डिमांड किया है, वोट और प्रॉपर्टी के राइट्स डिमांड किए हैं फेमिनिस्ट ने, और जो जो बैठी हैं, जो उन्होंने उसको नॉर्मल मान लिया है, वो इसलिए क्योंकि इनकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई है, सोसाइटी ने उनको ऐसे ही ट्रेन किया है। क्लियर है? अरे इनको तो एक कन्विंसिंग आर्गुमेंट देना था ना कि स्टेबिलिटी रहेगी हर जगह, तो इस वजह से इन्होंने बोल दिया। तो अगर हो गया सब कुछ क्लियर तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर। ये क्लियर है सब? ग्रेट। चलिए, मैं सेम पॉइंट्स हैं वो। अब जैसे ये he was a transitional thinker. Mill never gave up his self-characteristics characterization as a utilitarian, even when his principles seemed to have over away. Even when he was defining rights, he has subsumed them under the concept of utility, said that rights are extremely important utilities. जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि यार वो कह रहे हैं कि यूटिलिटी बिफोर राइट। इवन जब मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया तो लिखा था ना वहां पर कि देखो वो खुद कह रहे हैं कि यार यूटिलिटी है इसकी हैप्पीनेस में, इसी वजह से वो जरूरी है। यूटिलिटेरियन सेटिस्फैक्शन, तो उनका जो राइट्स का कॉन्सेप्शन है उसमें भी वो क्या कह रहे हैं, राइट की यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन देता है, इस वजह से वो राइट जरूरी है। तो इनका कहने का जो तरीका है वो अलग है फ्रॉम लॉक। लॉक नेचुरल राइट कह रहे हैं कि नेचुरल राइट क्योंकि नेचुरल है इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करना है। ये कह रहे हैं कि ये राइट जरूरी है क्योंकि उसमें यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो रही है। तो उस बात को रखने का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें यूटिलिटी को प्रेमिसी दे रहे हैं। क्लियर है? ग्रेट। आपके नोट्स में मैंने क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ये लीजिए, एक क्वेश्चन लीजिए, 2018 का क्वेश्चन है ये। जॉन स्टॉर्ट मिल इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट, सीएल वेपर का स्टेटमेंट है 2018। आपको 10 मार्क 150 वर्ड्स में कमेंट करना है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, जेएस मिल एज रिलक्टेंट डेमोक्रेट फुल स्टॉप, कमेंट 150 वर्ड्स। सुशील इसी फॉर्मेट में हो रहा है अभी। क्लियर है? डू रीच मी एट शशांक त्यागी 14। ठीक है, देन जो भी आपका मतलब आप चाह रहे हैं कि ऑफलाइन वाला पार्ट, तो मैं आपको तभी कम्युनिकेट कर पाऊंगा कि ऑफलाइन क्लासेस कब होंगी ऐसा। अभी आपका ये ऑनलाइन अलग से ही चलेगा, एक्सक्लूसिव ऑनलाइन ही चलेगा ये वाला स्लॉट। ठीक है? रिलक्टेंट का मतलब होता है दैट आप एग्री नहीं कर रहे कि उसको हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया जाए, यानी कि आनाकानी कर रहे हैं, पूरी तरीके से आप डेमोक्रेट नहीं है, इस वजह से कहा था रिलक्टेंट डेमोक्रेट। रिलक्टेंट डेमोक्रेट क्यों कहा, याद करो, ये सारे पॉइंट बताए थे ना अभी आपको। डेमोक्रेसी बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन कहां पर काम करेगा, मतलब डेमोक्रेसी बेस्ट है इनके हिसाब से, रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट प्रैक्टिकल, लेकिन कहां पर काम करेगा, जहां पर वैल्यूज डेवलप हो चुकी हैं। बैरबेरिक सोसाइटीज में काम नहीं करेगा।
परिष्मिता, यूटिलिटेरियन का मतलब होता है डिराइविंग यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, यानी कि राइट से आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सकते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, ये एक यूटिलिटी हो गई, सेटिस्फैक्शन हो गया, इस वजह से ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे। बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं 40, ठीक है।